सभी साथियों को नमो बुद्धाई और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के अंदर वर्तमान समय में आरक्षण की प्रासंगिकता। वर्तमान समय में बड़े ज़ोर शोर से लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो वर्ग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वो उस पर खामोश बैठे हैं, शांत बैठे हैं। या तो उनके पास जानकारी का अभाव है या वो अपने आप को अपमानित मानते हैं कि वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो देश के अंदर कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है। लगभग प्रत्येक वर्ग के लोग आज के समय में आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। आरक्षण की प्रासंगिकता यदि हम देखें तो हमारे देश में सदियों पुरानी है और विश्व के अनेक देशों में भी ये प्रावधान किए गए हैं। अमेरिका में निग्रो लोगों के लिए किए गए हैं, अफ्रीका में अश्वेत लोगों के लिए किए गए हैं और कई यूरोप के अनेक देशों में पिछड़ेपन के आधार पर, उनकी शिक्षा के आधार पर रिजर्वेशन की परंपरा है और भारत में भी ये परंपरा सदियों पुरानी है प्रतिनिधित्व के आधार पर। एक वो दौर था जहाँ पर लोगों को रिजर्व कर दिया गया, हर वर्ग के अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिए गए। जैसे कि सेना में जाने के लिए केवल सारे पद जो क्षत्रियों के लिए, जो क्षत्रिय वर्ग के लोग थे, उनके लिए रिजर्व कर दिए गए। उसमें क्षत्रिय के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। वैश्य के लिए व्यापार का जो कार्यक्रम था, व्यापार का जो कार्य था, जो बिजनेस था, उस पर पूर्णतः एक प्रतिबंध लगा दिया गया कि वैश्यों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति व्यापार का काम नहीं करेगा। और इसी प्रकार से जो ब्राह्मण वर्ग था उसके लिए सारे पुरोहित के काम रिजर्व कर दिए गए कि उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति शास्त्रों को नहीं पढ़ेगा और पुरोहित का काम नहीं करेगा। और बाकी बचे हुए सब लोगों को इन तीनों वर्गों की सेवा करने का काम दिया गया। ये एक विशेष प्रकार का आरक्षण था, लेकिन उस दौर में इस आरक्षण का किसी ने विरोध नहीं किया कि एक शूद्र व्यक्ति सेना में क्यों नहीं जा सकता है, एक शूद्र व्यक्ति, एक दलित व्यक्ति मंदिर में पूजा क्यों नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति व्यापार क्यों नहीं कर सकता है। क्या उसका जन्म एक विशेष वर्ग में हुआ है इसलिए उसको सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है कि उसकी बुद्धि का पैमाना जाति को माना गया? बिल्कुल ये सत्य है। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ धीरे धीरे लोगों में जागृति आई और 1891 में त्रावणकोट के अंदर जो राजा थे, उन्होंने अपने यहाँ जितने भी सरकारी पद थे वो सब अंग्रेज़ों की नियुक्ति के द्वारा भरे जाने लगे। जितने भी राजकीय पद थे उन्हें उच्च वर्ण और अंग्रेज़ों के द्वारा ही भरे जाते थे। तो लोगों के अंदर प्रतिरोध की भावनाएं जागृत हुई कि हम यहाँ के नागरिक हैं और राजा को टैक्स भी देते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को राज की सेवा से वंचित क्यों रखा जा रहा है? क्या हमारे अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राज के कार्य कर सके? प्रतिनिधित्व की बात सबसे पहले भारत के अंदर यदि हम देखें तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा उठाई गई और उन्होंने मांग की कि प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को उसकी जनसंख्या के आधार पर राजकार्य में, राज की सेवाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और प्रत्येक वर्ण के लोगों को और प्रत्येक वर्ग की स्त्रियों को भी खास करके शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता है और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। इससे पहले
जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसके अंदर महिलाओं को शिक्षा से पूर्णतः वंचित रखा गया था, क्योंकि सामान्यतः शिक्षा गुरुकुल में हुआ करती थी और गुरुकुल में लड़कों को भेजने का प्रावधान था, और वो भी केवल उच्च वर्ग के ही बच्चे उसमें जाया करते थे। तो लगभग महिलाओं की शिक्षा शून्य थी। तो ज्योतिबा फूले ने इस पर बहुत अधिक काम किया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने इस पर अपना पूरा जीवन खपा दिया और अंग्रेजों के समक्ष भी उन्होंने अपनी बात को रखी। तो उनके कहने पर 1982 में एक हंटर आयोग कमीशन बनाया गया, जिसने इस बात का अध्ययन किया कि देश के अंदर प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। तो रिपोर्ट के आने के पश्चात अंग्रेजों को पता चला कि इस देश में एक सामंत वर्ग तैयार हो गया है, जो कि गरीब लोगों के हक का हिस्सा वो खा जा रहा है या वो डकार रहा है। जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं वो गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही। जितनी भी सरकारी सेवाएं होती हैं, राजकीय सेवाएं होती हैं, व्यापारियों के पद होते हैं, व्यापार का कार्य होता है, उन पे एक विशेष वर्ग जिसे सामंत वर्ग कहा गया, उसने उस पर कब्जा कर लिया है। तो गरीब लोगों की जिनकी संख्या 80 से 90% थी, उन लोगों को व्यापार से, कृषि से, राजकीय सेवाओं के रोजगार से, शिक्षा से पूर्णतः वंचित किया गया, वंचित रखा गया, ऐसा प्रयास किया गया। तो उन्होंने सबसे पहले, अंग्रेजों ने जितनी भी सेवाएं थी उनके अंदर पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही। साहू जी महाराज का उदाहरण हम देखते हैं कि साहू जी महाराज ने अपने राज्य में एक सर्वे करवाया और उन्होंने पाया कि उनकी राजकीय जो सेवाओं के पदाधिकारी हैं उसके अंदर 100% पदों पे उन लोगों का कब्जा है जिनकी जनसंख्या उनके राज्य में मात्र 5% है, और 95% व्यक्ति राजकीय सेवाओं से, यहाँ सेनाओं में जाने से भी पूर्णतः वंचित हैं, जिनकी संख्या 95% है। तो उन्होंने अपने राज्य में सर्वप्रथम 50% आरक्षण की सीमा लागू की। उन्होंने कहा 50% व्यक्ति योग्यता के आधार पर लिए जाएंगे और 50% व्यक्तियों को कम योग्यता होने के बावजूद भी सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये चीज़ आगे जाकर के नज़ीर बनी विधिवेत्ताओं के लिए, संविधान निर्माताओं के लिए। और इस चीज़ को बाबा साहब ने बहुत अच्छे से देखा था, समझा था, क्योंकि वो फॉरेन में जब पढ़ के आए, ब्रिटेन से पढ़ के आए, अमेरिका पढ़ के आए, तो उन्होंने देखा वहाँ पर किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातियाँ नहीं, महिला पुरुष में कोई वर्ग भेद नहीं है, कोई वर्गीकरण नहीं है, सबको समान अधिकार हैं। तो वो व्यवस्थाएं हमारे देश में लागू क्यों नहीं की जा सकती हैं? तो बाबा साहब ने संविधान निर्माण के समय इस बात को संविधान में रखा कि देश के अंदर जो व्यक्ति हैं जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, जो पिछड़े हैं, अशिक्षित हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, उन लोगों को सरकार की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष आरक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि जो अस्पृश्यता थी, जो भेदभाव था, जो शोषण की स्थिति थी, वो जाति के आधार पर थी, आर्थिक आधार पर नहीं थी। तो जातियों के आधार पर ही दमन किया जाता था और अस्पृश्यता का जो व्यवहार किया जाता था जाति मुख्य थी। इसलिए ये जो आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो दिया गया वो जाति के आधार पर ही दिया गया, क्योंकि वो पिछड़ी हुई जातियों को समकक्ष लाने के लिए बाबा साहब ने प्रावधान किया था। 1932 के अंदर भी बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन के अंदर अपने लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए 2 वोट का अधिकार लेकर आए, जैसे डूल पॉल इलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। कहने का मतलब एक व्यक्ति को 2 वोट डालने का अधिकार। क्योंकि अंग्रेजों ने इससे पहले, गोलमेज सम्मेलन से पहले भी सिखों को और मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधित्व करने चुनने का अधिकार दे दिया था, वोट का अधिकार, जो कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव वो स्वयं करते थे।
उसमें वही अपने प्रतिनिधित्व को खड़ा करते थे और वही उसमें मतदान करते थे। इसी चीज़ को देखकर बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में बात रखी कि हमारे लोगों की संख्या बहुत अधिक है और हमारा शोषण उन्हीं समाजों की तरह किया जाता है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा बदतर स्थिति है। तो इसे मिटाने के लिए हमें दोहरे वोट की आवश्यकता है। एक वोट तो हम अपने प्रतिनिधि को, अपने समाज के व्यक्ति को चुनने के लिए डालेंगे और एक वोट सामान्य जो प्रतिनिधि होगा उसे डालेंगे। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि यदि आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव भी आप स्वयं करते तो वो आपकी बातों का पूरी तरह से संसद में आवाज़ उठाता, गुलाम नहीं रहता। लेकिन जब किस उम्मीदवार को तय कर खड़ा करना है, इसका तय कोई उच्च व्यक्ति करते हैं या कुछ विशेष वर्ग करते हैं, तो वो उनके प्रति वफादार होता है, अपने समाज के प्रति नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही रहा। लेकिन इस बात का गांधी जी ने पूर्वानुमान लगा लिया था कि यदि ऐसा हुआ तो सत्ता हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए उन्होंने मैकडोनाल्ड, जो वहाँ के ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके सामने पत्र लिखा और अपनी अपील लगाई, लेकिन वो हार गए। और एक स्थिति ऐसी आई कि महात्मा गांधी मृत्यु की अवस्था में पहुँच गए। तो उस परिस्थिति को देखते हुए बाबा साहब को समझौता करना पड़ा, जिसे पूना पैक्ट समझौता कहते हैं। और उस समझौते के द्वारा हमने जो बहुत बड़ी जंग जीती थी, बाबा साहब ने दोहरे वोट का अधिकार, उसे खो दिया। बाबा साहब जानते थे कि इसके पश्चात क्या होगा और वह वास्तव में वह स्थिति वर्तमान समय में हम देख सकते हैं। तो बाबा साहब ने वहाँ प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। इसलिए इन्होंने संविधान जब बनाया 1950 में, तो आरक्षण के प्रावधान बनाए कि प्रत्येक राज्य की सेवाओं के अंदर SC और ST के लोगों को विशेष आरक्षण का प्रावधान दिया गया, जिससे कि ये लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और राज्य की सेवाओं में आ सके। अब उसके बाद में ये हुआ कि धीरे धीरे और लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे OBC वर्ग ने बहुत तीव्र विरोध किया कि आरक्षण की वजह से हमारी सीटों का नुकसान हो रहा है, हमें सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन उसके बाद मंडल कमीशन बना और 1990 के आसपास मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और VP सिंह के द्वारा उसे लागू किया गया। तो OBC वर्ग ने उसका विरोध करना बंद कर दिया आरक्षण का, क्योंकि अब उन्हें भी मिलने लगा। कुछ समय के बाद राजस्थान में SBC नाम की आरक्षण दिया गया। वो सब विरोध करते थे, लेकिन जब उन्हें सरकार ने उन्हें भी SBC के तहत 5% आरक्षण दे दिया, तो अब वो भी विरोध करना उन्होंने समाप्त कर दिया। बचा बहुजन, उसके बाद सभी तबका उसमें आ गया, लेकिन वो एक विशेष वर्ग बचा जिसे सामान्य वर्ग कहा जाता है, वो उसका विरोध कर रहा था। लेकिन उसी भी EBS के नाम से, वीकर सेक्शन के नाम से विशेष आरक्षण 10% दे दिया गया। तो कहने का तात्पर्य वर्तमान समय में सभी वर्ग आज आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। लोग कहा करते थे कि कम परसेंट होने के बाद भी, कम प्रतिशत अंक आने के बाद भी SC और ST के लोगों को उच्च पद मिल जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं। ये देश के लिए खतरा है। लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि EVS की परसेंटेज, जो प्रतिशत हैं, वो SC और ST OBC से भी नीचे जा रही हैं। तो प्रश्न ये उठता है, क्या ये देश के लिए खतरा नहीं है? इस पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। आज नीट की परीक्षाओं के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हर मेडिकल कॉलेज को रिजर्व कोटा रखा गया है, मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा, जिनकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में है। और इन NRI कोटा और आपका मैनेजमेंट कोटे के अंदर जो फीस रखी गई है, लगभग 1-1 करोड़ रुपए एक फ़ीस होती है इनकी, जिसे सामान्य व्यक्ति के लिए दे पाना असंभव होता है। लेकिन देखिए, इन सीटों पर आपको प्रवेश किन लोगों को मिल रहा है? जो लोग नीट की परीक्षाओं को बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर पाते, यहाँ तक कि पासिंग मार्क्स भी वो नहीं ला पाते, उन बच्चों को यहाँ प्रवेश दिया जाता है।